नमस्कार, मैं हूँ नन्ही। नमस्कार, मैं वंदे हूँ। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक हैं और आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत करते हैं आपका हमारे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू और कश्मीर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है ग्राम पंचायत व्यवस्था। आज तुम बहुत खुश हो नन्ही, क्या बात है? खुशी ही की तो बात है। मेरे पिताजी पंचायती राज का चुनाव लड़ने वाले हैं। पंचायती राज का चुनाव, वो क्या होता है? अरे, तुम्हें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नहीं पता। नन्ही, क्या तुम मुझे पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दोगी? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि सभी गांव वालों को भी पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि ये व्यवस्था गांव वाले के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अच्छा नन्ही, ये बताओ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, मैं बताती हूँ इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1952 में योजना आयोग, जिसे आजकल नीति आयोग कहते हैं, में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस विषय में और अधिक अध्ययन के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसका मतलब पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। हाँ, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। अच्छा नन्ही, ये बताओ कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? साल 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की
जिसके बाद आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अंग है। आपको बता दें, सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। हर गांव में एक प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया कहते हैं। नन्ही, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है और इनके उत्तरदायित्व क्या है? हाँ, बताती हूँ। ग्राम पंचायत के कार्य और उत्तरदायित्व। पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों से नगद या स्वैच्छिक श्रम के रूप में अथवा दोनों रूपों से सहायता लेना, जन, शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सहायता करना, गांव में सभी समाज के वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बढ़ाना, निगरानी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में उचित कार्यवाही की चर्चा और अनुशंसा करना, तो समझ गए ना आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ नन्ही, मैं समझ गया। पंचायती राज व्यवस्था हमारे गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे गांव के विकास और उसे सशक्त बनाने का काम करती है। न केवल जन कल्याण बल्कि बच्चों की शिक्षा के प्रति भी अपना दायित्व निभाती है। ग्राम पंचायतें गांव की स्वच्छता, सड़कों का निर्माण और रोजगार जैसी व्यवस्थाएं करती है। इतना ही नहीं, यह बीमारियों की रोकथाम के लिए भी काम करती है। अच्छा हुआ नन्ही, तुमने मुझे इसकी जानकारी दी। अब मैं घर जाकर अपने सभी परिवार वालों को इसके बारे में बताऊंगा। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है नन्ही। मुझे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सब कुछ विस्तार से जानना है। हाँ वंदे, मैं तुम्हें और सभी गांव वालों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। स्थानीय शासन। ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली शासन प्रणाली स्थानीय शासन कहलाती है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला। तिहत्तरवें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। स्थानीय शासन निकायों के महत्व। लोकतंत्र की मजबूती स्थानीय शासनों की मजबूती के बाद ही हो सकती है। स्थानीय शासन ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को हल करने में सक्षम है।
कारगर और जनहितकारी प्रशासन में स्थानीय शासन का योगदान महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिससे लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। स्थानीय शासन में होने वाले कार्यों से ही गांवों का विकास संभव है। स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था आवश्यक है। स्थानीय शासन की जरूरत। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी के लिए, स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद भारत के अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। स्थानीय शासन के बारे में गांधी जी के विचार। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त करना आवश्यक है। स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास की हर पहलकदमी में होनी चाहिए। 1989 में पीके थोंगन समिति की सिफारिश। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देना। स्थानीय शासन की संस्थाओं में चुनाव कराने की परंपरा। समुचित कार्यों की सूची तय करना। स्थानीय संस्थाओं को धन प्रदान करना। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। संविधान का 74वां संशोधन नगर पालिका की बात करता है, जो कि शहरी स्थानीय शासन प्रणाली है। स्थानीय शासन को राज्य की सूची में रखा गया है। संविधान के संशोधन में 29 विषयों को स्थानीय शासन को सौंपा गया है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। ग्राम पंचायत, इसके दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड विकास परिषद, प्रखंड स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड विकास परिषद कहते हैं।
जिला विकास परिषद। इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायतें आती हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी पायदान की स्थानीय शासन व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के पारंपरिक अधिकार एवं कार्य। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, नालियों की व्यवस्था एवं रखरखाव, सड़कों की व्यवस्था एवं रखरखाव, स्वच्छता का प्रबंध करना, सड़क के किनारे रोशनी अथवा लाइट की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार व आर्थिक विकास के कार्य। लघु सिंचाई तथा कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन। ग्रामीण विद्युतीकरण। गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क निर्माण। व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध। ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था। समाज के कमजोर वर्ग के लिए कार्य। राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना। तिहत्तरवें और 74वें संशोधन की विशेषताएं। देश भर की पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियम। जनता की भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि। गांवों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। हर 5 वर्ष में पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य बनाना। राज्य चुनाव आयोग का गठन। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग। हर 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकारें हर 5 वर्ष पर करती हैं। वित्त आयोग के कार्य। निकायों को सौंपे गए कर, टोल और चुंगी आदि शुल्कों का
निर्धारण करना। पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाले अनुदान का निर्धारण करना। अभी तक आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। आगे आप पंचायती राज के इतिहास के बारे में जानेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप इस प्रशिक्षण सत्र में रुचि के साथ भाग लेंगे। क्या हुआ वंदे, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? कल तुमने मुझे स्थानीय शासन के बारे में बताया था ना नन्ही। मैं सोच रहा हूँ कि स्थानीय शासन की नींव सबसे पहले कब रखी गई होगी। अरे मेरे प्यारे दोस्त वंदे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ नन्ही, मुझे ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। देखो वंदे, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय शासन व्यवस्था भारतीय सभ्यता की जड़ों से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता तो विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। तो क्या पंचायती राज व्यवस्था इतनी प्राचीन है? हाँ वंदे, तुम्हें मालूम है वैदिक युग के प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। इसी तरह ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये सभी स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। कक्षा में मास्टर जी महाकाव्य युग के बारे में बता रहे थे। क्या इस युग में भी पंचायत व्यवस्था थी? हाँ वंदे, रामायण काल में प्रशासन 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें नगर का मतलब पुर और जनपद का मतलब ग्राम था। इस कालखंड में पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही मंत्री परिषद का सदस्य होता था। इसी तरह महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा वंदे, तुम मध्यकालीन भारत के बारे में क्या जानते हो? मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्वदेशी शासकों के अधीन लगभग 3 शताब्दियों तक चला। 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो वंदे। तुम्हें पता है, इस काल में भी स्थानीय स्तर पर पंचों की सहायता से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। तुम तो भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती हो नन्ही। तुम पक्का कक्षा में अव्वल आती होगी। धन्यवाद वंदे। अच्छा नन्ही, जब अंग्रेज भारत आए होंगे तो वो स्थानीय शासन व्यवस्था को देख अचंभित हो गए होंगे ना? हाँ वंदे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। रुको, मैं तुम्हें पंचायती राज और इससे जुड़े इतिहास के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ये प्रणाली स्थानीय लोगों का विकास करने तथा उनकी समस्याओं से अवगत होने के लिए बनाई गई है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति को दर्शाता है।
पंचायती राज की अवधारणा। भारत में पंचायत का स्वरूप पहले से रहा है, परंतु मुख्य रूप से पंचायती राज को मान्यता 73वें और 74वें संशोधन के बाद मिली। भारत में संसदीय प्रणाली 2 रूपों में बटी हुई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तिहत्तरवां और 74वां संशोधन के बाद ग्राम पंचायत संशोधन समिति का गठन किया गया। कई प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ग्रामीण इलाकों की समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिसके कारण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं से अवगत होने हेतु ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं का गठन किया गया। पंचायती राज का इतिहास। भारतीय संस्कृति के मूल में ही पंचायती व्यवस्था रही है। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। देश में पंचायतें पुराने समय से मौजूद रही हैं, लेकिन उस समय इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था और न ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बनी हुई थी। अलग अलग राज्यों में पंचायतें राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार से कार्य करती थीं। महात्मा गांधी की दृष्टि से ग्राम स्वराज की अवधारणा। महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पुरातन काल के ग्राम व्यवस्था पर आधारित थी। पुरातन काल में ग्राम स्वावलंबी होते थे। पंचायत व्यवस्था तथा आपसी विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत करती थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव की सभी योजनाएं वे लोग खुद ही बनाएं और खुद ही उन्हें क्रियान्वित करें। गांव का अपना पूरा स्वराज्य हो और गांव हर प्रकार से स्वावलंबी बने। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थिति। उन्नीस 1957 में श्री बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में समुदाय परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर अध्ययन दल का गठन किया गया। इस दल ने ये निष्कर्ष निकाला कि सफलता पाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा अधिकार या शक्तियां आम लोगों को सौंपी जाएं। में पंचायती राज के लिए मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसरण में
नियोजित कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। पंचायत प्रणाली की सफलता में चुनौतियां। विकास संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव, प्रणाली के बारे में समझ की कमी, राज्यों से अपनाई गई पंचायती राज प्रणाली का एक समान होना। तटस्थता या सरकारी कर्मचारी का उदासीन रवैया। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी, मार्गदर्शन, नियंत्रण और मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती राज का महत्व। इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्र संगठनों में रुचि लाते हैं। इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल होती हैं। पंचायती राज के उद्देश्य। इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है।
हर अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाकर लागू कर सकेंगी। पंचायती राज का उद्देश्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। पंचायतों के कार्य। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदा में सहायता कार्य पूरा करना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, कृषि और बागवानी के विकास की योजना तैयार करना, बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, सड़क, नाली, पुलिया का निर्माण एवं संरक्षण, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करना। पंचायती राज की शक्तियां और जिम्मेदारियां। इसमें स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा को वो शक्तियां दी गईं जो राज्य स्तर पर विधानमंडल के पास हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय को संवैधानिक बनाया गया। पंचायतों को हर स्तर के काम करने का दायरा निश्चित होना चाहिए। पंचायतों को जो भी सेवाएं उपलब्ध करानी हैं और जो भी कार्य उनको सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी पंचायत की ही होगी। पंचायतें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों को लागू करने की एजेंसियों की भूमिका निभाएंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण समानुपातिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाए। 33% सीटों पर महिला आरक्षण लागू किया जाए, चाहे वो अनुसूचित हो या सामान्य वर्ग। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए। नियोजन एवं पंचायत। ग्राम पंचायतों को हर वित्तीय वर्ष की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तीनों स्तरों के पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों के विकास की योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसी योजनाओं का केंद्र बिंदु उन लोगों का विकास होना चाहिए जो समाज के अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग और महिलाएं सम्मिलित हैं। पंचायतों द्वारा निर्मित विकास योजनाओं में इन वर्गों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विकास योजना में पंचायतों को सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियां गांवों के विकास के लिए कार्य करती हैं। पंचायत बिना किसी अड़चन के अपना काम करती रहे, इसके लिए लोगों का समूह बनाया जाता है। विषय से संबंधित विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती हैं। यही समितियां अपने अपने विषय से संबंधित कार्यों को करती हैं। ग्राम पंचायत के काम को सुचारू रूप से चलाने में इन समितियों का अहम योगदान है। सार्वजनिक जवाबदेही और सेवा वितरण गांवों के विकास में सहायक है। पंचायती राज संस्थाएं निरंकुश ना हो जाएं, इसके लिए समय समय पर उनके कामकाज की समीक्षा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही और सेवा वितरण गांवों के विकास में सहायक है। जवाबदेही से ही ये तय होता है कि किसी कार्य से जुड़ी संभावित विफलता या प्रक्रियागत भूलों के लिए कौन जिम्मेदार है। स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य जिले में सुशासन, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना भी है। बेहतर कानून व्यवस्था से ही स्थानीय स्तर पर अच्छे समाज और माहौल का निर्माण होता है। किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखने से ही अपराधों में कमी आती है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से सुरक्षित हो रहे हैं। गांवों में अब श्रम उत्पादकता, कुशलता, आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता तथा लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है। स्थानीय शासन के सहयोग से सरकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधार रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की हर समस्या या परेशानी आमतौर पर मालूम होती है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों से संबंधित उचित फैसले ले पाते हैं। समापन। इस सत्र में आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। अब अगले सत्र में आप ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य, संरचना, गठन और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। साथ ही अगले सत्र में ग्राम प्रधान के कार्य, उप प्रधान के कार्य और वार्ड सदस्यों की शक्तियों के बारे में भी बताया जाएगा। आशा है आप अगले सत्र को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये देश है अपना, गांव है अपना, इन्हें जागरूक हम करेंगे। ये काम है अपना, हमसे है इनकी पहचान, इनसे बनता हमारा काम। आओ मिलकर जिम्मा उठाएं, अपने गांव का नाम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।